हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। तो हमारा ये पॉलिटी करंट अफेयर्स चल रहा है। हम अभी अपने पहले माह यानी जनवरी के माह में जो पॉलिटी में जो डेवलपमेंट था जनवरी 2020 में, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे ओसीआई कार्ड धारक और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो हमारे जो डेवलपमेंट रहा है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, देखो हमारा ये भटनेर आईएएस का ऐप है और ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें से हमारे जो कोर्सेस हैं इसमें से मिल जाएंगे। इसमें से आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके अंतर्गत आज जो हमारा इशू है ये है ओसीआई कार्ड धारक और मौलिक अधिकार। कार्ड धारक और मौलिक अधिकार। देखो हम ना ओसीआई कार्ड धारक और मौलिक अधिकार के बारे में ये चर्चा में कब आया और ये क्यों। देखो जनवरी के महीने में यानी जनवरी 2020 के आसपास भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचना के अधिकार के तहत एक दायर याचिका में जवाब में कहा था कि भाई जो भारत के जो समुद्र पारीय नागरिक हैं यानी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसे ओसीआई कहते हैं, इसको हिंदी में समुद्र पारीय नागरिक भी कहते हैं, तो इनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगेन सुनिएगा, भारत सरकार ने जो दिल्ली जो उच्च न्यायालय है तो इसमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक क्या है याचिका के जवाब में कहा था, ठीक है। अब सरकार की जो प्रतिक्रिया है तो रैनबैक्सी से पहले जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत ये दायर याचिका के संदर्भ में ये बात कही गई थी। याचिका क्या थी? देखो याचिकाकर्ता ने संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 जो फॉरेनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए है, जो एफसीआरए है, एफसीआरए के तहत जो धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को दान करने की अनुमति लेने की छूट मांगी थी। इसमें कहा गया था, याचिकाकर्ता ने कहा था कि भाई जो संविधान के द्वारा जो आपको फंडामेंटल राइट्स में ये प्रॉपर धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसके संदर्भ में जो विदेशी नागरिकों के लिए जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसमें से कहा गया है कि भाई धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं जो धार्मिक संस्थाएं हैं इनको दान करने की अनुमति की छूट मांगी थी। तो केंद्र सरकार के इसमें क्या पक्ष रखा गया था? केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने जवाब में कहा था कि भाई ओसीआई कार्ड धारकों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7B के अंतर्गत जो अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या फिर मौलिक अधिकार है। और केंद्र सरकार ने यह भी जवाब में कहा कि जो ओसीआई कार्ड धारक को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में इसको नहीं दिया जाएगा। और साथ में सरकार ने यह भी कहा कि उन्हें कोई मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। सरकार ने इस बात को भी कहा अपने जो जवाब मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट के जवाब में रिप्लाई में कहा था। अब सरकार का यह जो रुख है 2018 में जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में एक निर्णय दिया गया था। इसमें से उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई जो ओसीआई कार्ड धारक है तो इनको भारतीय नागरिकों की भांति समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बावजूद भी इसमें से कुछ लिमिटेशंस दिए गए थे। तो इसी के संदर्भ में ये जो सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था। अब इसके संदर्भ में जैसे पूर्व के कुछ घटनाक्रमों की बात करें तो 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर क्रिप्टो थॉमस फिलिप वर्सेस भारत संघ, तो इसमें से एक केस था। इस मामले में जो क्रिप्टो थॉमस फिलिप के ओसीआई कार्ड धारक को बहाल करते हुए कहा गया था कि भाई एक विदेशी नागरिक को संविधान के तहत व्यक्तियों को जो दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त है तो जितने भी विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त है उतने ही प्राप्त होंगे। और भारत में जो मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से डॉक्टर जो फिलिप के ओसीआई कार्ड को सरकार ने रद्द कर दिया था। तो जब इसको चैलेंज किया गया था तो इसी संदर्भ में अपना सरकार ने भी पक्ष रखा था और उधर से जो क्रिप्टो साहब के जो फिलिप के वकील थे उन्हें अपना पक्ष दिया था। अब भारत में नागरिकों और विदेशी को जो प्राप्त मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखो कुछ ऐसे अधिकार हैं, यहाँ पे इतना मैं आपको बस नंबर बता दूंगा कौन सा है। तो देखो भारत में अगर केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार ऐसा नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब जैसे कि भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार, भारतीय और विदेशी को, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, भारतीय
नागरिकों को। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब ये जो हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, इसमें क्या कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये मात्र और मात्र भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता और उससे जो विषय जो संबंधित कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी मात्र भारतीयों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यानी 15, 16, 19 हो गया, 29 और 30 भी है। 29 और 30 आपको मैं बता दूं, 29 की बात यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनके हितों के संरक्षण, और जो 30 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन के संदर्भ में जो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को लेकर के, तो ये भी। तो आप अगर हम कहें ओवरऑल तो 15, 16 ये पूछा जा सकता है, याद कर लो। ठीक है। वैसे फंडामेंटल राइट्स में आपने जब कोर पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये आपको पता ही होगा, 15, 16, 19 और इसके साथ साथ इसमें से 29 और 30, ध्यान से सुनना, 1, 2, 3, 4 और 5 ये मात्र और मात्र भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब विदेशियों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, अगर हम विदेशियों की बात करें, इसमें आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में आपको पता है विधि के समक्ष समता है ना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करी गई है। इसमें से आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, और 21 के बाद आर्टिकल 21A, ध्यान से सुनना, यानी इसमें से जो शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21A। ठीक है। आर्टिकल 22 इसमें से आर्टिकल 22 क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में कुछ यानी निवारक निरोध के खिलाफ कुछ संरक्षण की बात करी गई है। आर्टिकल 23 यानी इसमें से बालाश्रम और मानव दुर्व्यापार को रोकने की बात करी गई है। आर्टिकल 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में जो श्रम बल पे उसका निषेध किया गया है, और इसके साथ साथ इसमें से 25 से यानी 25 से 28, 25, 26, 27 और 28 ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो प्राप्त है ही। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, एक मिनट। ये तो ये किसे प्राप्त है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ध्यान रखना, ये विदेशियों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त है। ओके, ये आपको हो गया। तो इससे संबंधित जो मैटर था इसे आपने देख लिया कि ओसीआई के संबंध में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बात कही थी और एक्चुअल में उसने बोला कि सरकार ने क्या पक्ष रखे थे। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका इशू अग्रिम जमानत। अग्रिम क्या भाई, अग्रिम जमानत। देखो, अग्रिम जमानत और सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय दंड संहिता की प्रक्रिया, ये तीनों चीज मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये चर्चा में कब रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भाई अग्रिम जमानत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है और यह मुकदमे के अंत तक भी जारी रह सकती है। यह मुकदमे का जो अंत तक भी ये जारी रह सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई टाइम लिमिटेशन निर्धारित, नो टाइम लिमिटेशन, नो टाइम लिमिटेशन। जो मुकदमे के अंत तक, जो मुकदमा है उसके अंत तक ये जारी रह सकती है। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने
कहा कि अग्रिम या फिर पूर्व गिरफ्तारी जमानत की सुरक्षा को किसी भी समय सीमा या निश्चित अवधि तक इसको सीमित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति उसके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता बाधित होगी। अगर ऐसा कर दिया जाएगा, इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा या इसमें से टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, तो जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने, इनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्वीकार भी किया कि भाई अग्रिम जमानत प्रभावशाली व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने से रोकने में हेल्प करती है। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो उनके जो झूठे बहुत सारे मामले रजिस्टर्ड करवा दिए जाते हैं, तो उनसे फंसाने के लिए मतलब एक तरीके से उनको उनमें जो मामले लगाए जाते हैं उनमें, तो उनमें मदद करती है, मतलब उसको रोकने के लिए मदद करती है। न्यायालय ने कहा कि भाई वर्तमान समय में जो बढ़ती पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है, और आप देखोगे पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी खूब होती है, और जो कंपटीशन तो है ही है, झूठी आपराधिक शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है। तो अग्रिम जमानत लोगों की सम्मान की रक्षा के लिए, ध्यान से सुनना, साहब ने कोट एंड कोट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अग्रिम जमानत है वो लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसको एक टाइम लिमिट के अंदर बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने निर्णय देख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अग्रिम जमानत होती क्या है। देखो, एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये न्यायालय का वह निर्देश होता है जिसमें से किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत दे दी जाती है। कोई व्यक्ति है, मान लो इस पे से कोई आरोप लगाया गया, गिरफ्तारी की मांग करी गई, लेकिन उसमें अग्रिम जमानत मिल जाती है उसको, मतलब गिरफ्तारी से पहले ही उसको जमानत दे दी जाती है। अब आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बाकी प्रोसीडिंग वैसी सारा सब कुछ होगा, लेकिन अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में जो होंगे, गिरफ्तार होने की आशंका पर कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। सॉरी, आवेदन कर सकता है, यहाँ ये नहीं है आवेदन नहीं, बल्कि आवेदन कर सकता है। मतलब क्या है, देखो भारत की जो आपराधिक कानून के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में, गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की अगर उसको आशंका है, तो उस पर कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है, अब न्यायालय सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकती है, और यह जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रह सकती है, जब तक पुलिस की जांच हो रही है। अग्रिम जमानत का जो देखो प्रावधान है, वो भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी की जो धारा 438 के अंतर्गत, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का सेक्शन 438 में अग्रिम जमानत की बात करी गई है। अभी भारतीय विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में इस जो प्रावधान है, इसको दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की सिफारिश भी की थी। ओके, तो ये आपने देखा कि ये एक्चुअल में अग्रिम जमानत क्या है। अब देखो, राजनीतिक, इसमें से राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने प्रतिद्वंदिता के चलते, लोगों को अपना अपमानित करने के चलते लोग झूठे आरोपों में फंसा भी देते हैं। तो गिरफ्तार करवाने के लिए कई सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। तो इस प्रकार से प्रावधान है कि भाई उसको झूठे मामलों के आरोपों में फंसाए जाने की वजह से उसको राहत दी जा सकती है और उसके सम्मान की रक्षा की जा सकती है। अब देखो, वर्ष 1980 में गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस पंजाब राज्य में एक मामला आता है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठी थी, उसमें कहा गया था कि जो धारा 438 है, धारा 438 की उपधारा 1 के अंतर्गत इसमें व्याख्या करी गई कि संविधान का जो अनुच्छेद है, तो प्राण और दैहिक को ध्यान में रखकर ही ये किया जा सकेगा। ठीक है, अब अग्रिम जमानत के विपक्ष में भी कुछ तर्क है, ऐसा तो है नहीं है। अब जैसे मेंस में आपको लिखने को आ जाए, तो आप कहोगे कि भाई जो देखो धारा 438 है, तो इसमें जो निहित प्रावधान है वो केवल जो है सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही अग्रिम जमानत देने का अधिकार देता है। अब धारा 438 की उपधारा 2, ध्यान से सुनना, ये तो एक धारा थी, 438 का उपधारा 2
में इसमें अग्रिम जमानत देने से संबंधित शर्तों का उल्लेख है, जो कि इसमें से आरोपित व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो कोई भी पुलिस अधिकारी है तो उसके द्वारा पूछताछ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा, और आरोपित व्यक्ति मामले में संबंधित किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ या फिर व्यक्ति को धमकी या फिर अभद्रता या ऐसे कोई भी मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, और जो आरोपित व्यक्ति जो न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर भी नहीं जा सकेगा। वहीं जो इसकी यानी 438 जो सीआरपीसी की धारा 438 क्लॉज 3 या फिर आप उपधारा 3 में ये शर्तें क्या है, निहित है। ठीक है। अब जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अग्रिम जमानत से संबंधित जो याचिका ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि अस्पष्ट या फिर सामान्य आरोपों के आवेदन पे अपराध से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य होने चाहिए, और जो आवेदक है उसकी यथोचित जो गिरफ्तारी क्यों ना हो इसका उसको जवाब भी स्पष्ट तौर से देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें से कुछ विपक्ष में भी तर्क रहे हैं इसको। अब देखो एक मैटर आता है विधान परिषद। विधान परिषद देखो भाई, हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य विधानमंडल के, जो आंध्र प्रदेश में ये मैटर आया था, मतलब हाल ही में तो नहीं था, वही 1 साल हो गया, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन जो ये विधान परिषद है इसको भंग करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके पश्चात राज्य सरकार यह प्रस्ताव संसद की स्वीकृति और केंद्र सरकार के पास क्या करेगी, स्वीकृति के लिए भेजेगी। यदि संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, मेजॉरिटी के साथ पारित हो जाता है, तो राज्य की विधान परिषद का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका पृष्ठभूमि की बात करें तो ये दिसंबर 2019 में राज्य सरकार ने राज्य की 3 नई राजधानी, एक कार्यकारी राजधानी जिसको विशाखापत्तनम, और एक विधायी राजधानी अमरावती, और विधायी और न्यायिक राजधानी कुर्नूल, तो इसका प्रस्ताव पारित किया था। इसके पीछे राज्य सरकार का तर्क था कि भाई इसमें राज्यों के तीनों क्षेत्र जो कि उत्तरी, दक्षिणी और जो रॉयल सीमा का क्षेत्र है, तो इसमें समान विकास संभव हो सकेगा अगर हम इसको 3 राजधानी घोषित कर देंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 2 बिल, यानी आंध्र प्रदेश एक विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र में जो विकास प्राधिकरण है, तो इसमें अधिनियम निरसन को लेकर के विधानसभा में पारित करके विधान परिषद में भेजे थे। परंतु विधान परिषद में जो है विपक्ष ने इन दोनों विधेयकों पे मतदान से पहले इसको प्रवर समिति के पास भेजने की सिफारिश करी थी, और इसके बाद राज्य सरकार ने विधान परिषद को विकास कार्यों में बाधक और विपक्ष पर सदन में राजनीति से प्रेरित बता करके नकारात्मक व्यवहार करने का आरोप लगाया, और यह निर्णय लिया कि भाई जो इसमें से 58 सदस्यों वाली जो आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है, इसमें सत्तारूढ़ दल के पास मात्र 9 सीटें हैं, जबकि जो मुख्य विपक्षी दल है उसके पास 28 सीटों के साथ बहुमत में है। तो हर जगह आड़े आ रही है, कोई भी अगर नियम लेके आओ तो वह हर जगह अपना विपक्ष में होने की वजह से। और आप जानते हो, मैं इस केस को लेकर नहीं, ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूं इस केस को लेकर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, भारत में विपक्ष का मतलब विरोध होता है, भारत में विपक्ष का मतलब विरोध। अब देखिएगा, मैं हर एक पार्टी की बात कर रहा हूं, यहां जब भी बात होगी विपक्ष की तो यहां विरोध होगा। मतलब यहां दूसरा बना तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि हम अच्छी कामना करते हैं, ठीक है, ट्विटर में चलता है कि आप अच्छे से सरकार चलाएंगे, कामना करते हैं, लेकिन जो अंदरूनी ये जो पूरा फिनोमेना होता है, या संसद में एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है, ना ही पक्ष की तरफ से और ना ही विपक्ष की तरफ से। आप जरा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है, ऐसा फील नहीं होता है कि हमने ये जो है संविधान सभा के बाद जो हमने संविधान के जो प्रावधान अपनाए वो हमने पूरी कंप्लीट सहमति के साथ लिया, किसी एक आदमी का भी विरोध नहीं था, और अगर ऐसा होता था तो उसमें बातचीत होती थी, उसमें डिस्कशन होता था, हेल्दी डिस्कशन होता था। लेकिन आज बताइए, और आज कुछ इश्यूज भी हैं यहाँ मेजोरिटी का देखो, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में अभी आगे बताऊंगा कि इसका फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, देखो राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ करके जो जनरल इलेक्शन होते हैं और जो असेंबली का इलेक्शन होता है हर एक राज्य में, वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुना जाता है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में पहले खंभे को छूने की एक प्रथा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम का कि मान लो आम चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन में व्यक्ति एक खड़ा है ए, और व्यक्ति बी, और व्यक्ति सी, और व्यक्ति डी।
अब मान लो इस व्यक्ति को जैसे कि टोटल 100 वोट पड़ा, एक व्यक्ति को 30 मिला, एक व्यक्ति को 10 मिला, एक व्यक्ति को 25 मिला और एक व्यक्ति को कितना हो गया, चलो इधर ना 20 मान लो, है ना, तो 20 30 20 50 10, अच्छा यहाँ 40। अब देखो जरा, अगर कहो तो 40, जो फर्स्ट पास सिस्टम क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, 40 वोट मिला है, तो ये व्यक्ति जीत जाएगा। और ये व्यक्ति सभी 100 लोगों के लिए, मतलब जितना सभी के लिए नियम बनाएगा। तो भाई एक तरीके से कहो आप तो 60 लोग तो इसके विपक्ष में ही वोट किए हैं, इस आदमी की 60 लोग विपक्ष में वोट किए हैं। लेकिन फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम यही है कि इसमें से जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, सबसे पहले जो खंभा छुएगा, वही प्रक्रिया है। तो इसके चलते क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे पावर ना, कई बार अगर पावर जैसे लोगों को मिल जाता है तो मतलब डिसेंट्रलाइज ना होकर के वो सेंट्रलाइज हो जाता है, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है। हमेशा से मैं देखा पिछले 7 सालों से इस गवर्नमेंट पे लगातार आरोप लग रहे हैं भी, जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। सरकार के 2 ही व्यक्तियों के पास पावर है और यही व्यक्ति डिसाइड करते हैं। मैं नहीं बोल रहा, इसमें से कुछ एक्सपर्ट आरोप लगा रहे हैं इस चीज को लेकर के। इससे होता क्या है कि वाकई में ना, देखो सत्ता पक्ष की तरफ से एक हेल्दी डिस्कशन का एक बात करी जाती है और ना ही विपक्ष की तरफ से। हमेशा हमारे यहाँ जो मतलब कोई भी बिल आएगा या कोई, तो उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट पार्टियां देखती हैं और देश का हित कितना होगा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। चाहे आप धारा 370 ले लो और चाहे आप ये CAA ले लो, ठीक है, इसके बाद में फायदे और नफा नुकसान बात होगी, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें से पार्टियां देखती हैं और उसे भुनाने का कोशिश भी करती हैं, एक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता कि एक डिस्कशन हो भाई, एक सर्वसम्मति हो। जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो संविधान सभा में जितना भी प्रोविजंस आया सब सर्वसम्मति के साथ आया, सर्वसम्मति, सभी की सम्मति। अगर एक व्यक्ति भी हाथ उठाता था कि भाई मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, तो उसके जो समस्याएं ली जाती थी कि भाई क्यों नहीं सहमत हो, क्या कारण है, आपका क्या विचार है, और उनके विचारों को पूरा सम्मान किया जाता था और रखा जाता था कि अगर व्यक्ति वाकई में सही बोल रहा है। लेकिन आज क्या है, आप चाहे बोलो सही या फिर ना बोलो, आप तो देख ही रहे हो। जैसे कि अभी आपको पता है कि जब अभी हमारा पार्लियामेंट ये चल रहा था, मानसून सेशन चल रहा था, तो आप बताओ कि मतलब एक थोड़ा सा दूसरी वेव बहुत ही मैसिव थी। मैंने क्या बताया कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता था कि जो नहीं रहे हैं, और सरकार, और वो नहीं रहे सिर्फ एक वजह थी, ऑक्सीजन की कमी। उनको ऑक्सीजन नहीं टाइम से मिल पाया, और सरकार क्या कह रही थी कि मतलब ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है। मतलब इतने आप असंवेदनशील कैसे हो जाते हो? तो ये कैसे आएगा? देखो, ये तभी पॉसिबल है जब जनता जो है ना हेल्दी डिस्कशन की मांग करे। हम वोट तो साड़ी पे कर देते हैं, हम वोट तो रम पे कर देते हैं, हम तो वोट कॉलोनी पे कर देते हैं। तो भाई ऑब्वियस है कि हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जो जनता है ना, इसे हम बनाते रहेंगे ऐसे, और जब जाएंगे, अभी आप कुछ भी कर लो 5 साल, लास्ट के हम देखेंगे कि कैसे बात करनी है, कैसे वोट लेना है। तो ये जनता का, मैं तो बोलूंगा कि सब सारी जो गलती है वो जनता की है। खैर छोड़िए, तो ये मैटर विधान परिषद को लेकर के आंध्र प्रदेश में ये उठा। अब देखो जरा कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट, मतलब उनकी चाह रहती है कि हमारे यहाँ जो बाई कैमरल सिस्टम हो, यानी जैसे कि विधानसभा विधान परिषद हो, लेकिन वही आंध्र प्रदेश इसको डिसॉल्व करने की विघटन की बात कर रहा है। उसका भी, वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका अपना एक मतलब तर्क है, और वो तर्क उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि भाई जो ये विपक्ष वाले हैं वो लगातार आड़े आ रहे हैं, चीजों को पास नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको भंग ही करवा दो। तो ये बात कही गई है। अब देखो विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा देख लो
भारतीय संविधान में राज्यों को राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और कुछ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद के तौर पे यानी वैकल्पिक यानी जो विधान परिषद है इसकी स्थापना करने की अनुमति दी गई है। अब जहां विधान परिषद के पक्षकार इसे विधानसभा की कार्यवाही और शासक जो दल है तो इसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ दल है उस पे ये जो विधान परिषद है उस पे कंट्रोल करता है। वहीं कई बार राज्य विधानमंडल के इस सदन को यानी समय और पैसों के दुरुपयोग की वजह भी बता दिया जाता है और इसकी भूमिका और आवश्यकता पर प्रश्न भी उठते हैं। अब जैसे राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली कई मायनों में राज्यसभा से मेल खाती है कई मायनों में, और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी राज्यसभा की जैसे कि राज्यसभा की ही तरह राज्यसभा के सदस्यों की तरह 6 वर्षों का होता है। तो एक्चुअल में ये जो स्टेट में भी जो विधान परिषद की बात होती है राज्यसभा की ही तरह कई मामलों में मेल खाती है। तो इसमें से अपना जो सत्तारूढ़ दल है उसका हमेशा इसको लेकर के एक मतलब वो रहता है, और वहीं जो विपक्षी दल है वो भी, तो मतलब अलग अलग लोगों का तर्क है। अब भाई देखो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का इतिहास, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 1956 में राज्य के गठन के पश्चात राज्य के विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया और 1 जुलाई 1968 को राज्य में 90 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। 90 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। अब वर्ष 1984 में तत्कालिक राज्य सरकार ने, जो तत्कालिक राज्य सरकार थी, तो विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव दिया और संसद की सहमति से 31 मई 1985 को आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भंग हो गई। अब 22 जनवरी 1990 को राज्य की नई सरकार के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव दिया गया और यह प्रस्ताव संसद में लंबित पड़ा रहा। वहीं जुलाई 2004 में राज्य ने पुनः विधान परिषद के जो गठन है तो इसको रिस्टोर किया, गठन कर दिया। अब जनवरी 2007 को संसद की सहमति के बाद 30 मार्च 2007 को राज्य में पुनः विधान परिषद का गठन हुआ और राज्य के जो पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा की सीटें जैसे कि 90 से घटा करके 58 रह गई थी। तो ये पूरा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आंध्र प्रदेश के विधान परिषद का, कि देखो पहले एक बार ये विधान परिषद बनती है, भंग कर दी जाती है, फिर दोबारा से बनती है। ठीक है, तो ये आप कहानी ध्यान रखिएगा। अब देखो संविधान में राज्य विधान परिषद से कुछ अगर हम बात करते हैं, राज्य विधान परिषद से संबंधित कुछ अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इन्हें देख लो। देखो अगर हम राज्य विधानसभा, संविधान में जो विधान परिषद है, विधानसभा कह रहे हैं, जो विधान परिषद है, परिषद, इससे कुछ जो संवैधानिक क्या है, देखो संविधान के 6ठे भाग में, जो संविधान का 6वां भाग है यानी भाग 6 में, भाग 6 में 168 से लगाकर 168 ही है 212, 168 से लगाकर 212 तक राज्य विधानमंडल का मतलब दोनों सदन, अपर और लोअर, इनके गठन लिख देता हूं, है ना, राज्य विधानमंडल, तो इसमें से दोनों सदन, इसके गठन, कार्यकाल और नियुक्तियां, चुनाव, विशेषाधिकार, शक्तियां, इन सभी की व्याख्या करी गई है। इसके अनुसार विधान परिषद उच्च सदन के तौर पर राज्य विधानमंडल का स्थायी अंग होता है और वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। कौन कौन सा? एक आंध्र प्रदेश, ध्यान से सुनना, 6 राज्य पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में था ना, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी देखा कि भाई भाग 6 के अंतर्गत 168 से 212 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का प्रावधान है, इसमें से दोनों सदन है, गठन, कार्यकाल, नियुक्तियां, चुनाव के बारे में बात होती है। इसको डीप में जब आप पढ़ेंगे कोर्ट पॉलिटी में तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहां पर भी है, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, 3 हो गए ना, हाँ, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, 4 हो गए, तेलंगाना है ना, उत्तर प्रदेश,
तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना कितने हो गए? 6 हो गए, हाँ 6 तो हो गए। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ विधान परिषद है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है बनने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी, जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ठीक है, जैसे 370 का जब निरसन होता है तो इससे पहले विधान परिषद वहाँ भी हुआ करती थी। संविधान के अनुच्छेद 169 से 171 क्लॉज 1 और 172 क्लॉज 2 में विधान परिषद के गठन और संरचना, यानी 169, देखो विधान परिषद का थोड़ा सा इसे भी देख लो, इससे संबंधित विधान परिषद तो 169, 171 क्लॉज 1, 172 क्लॉज 2, 172 क्लॉज 2, इसमें से ना विधान परिषद के गठन संरचना से जुड़े कुछ प्रावधान हैं। अब संविधान का अनुच्छेद 169 जो है, ये जो संविधान का अनुच्छेद 169 है, इसमें किसी भी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन सृजन का प्रावधान करता है, और वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा हुआ है। देखो क्या है ना कि संविधान के अनुच्छेद 169, तो 169 में यानी 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन और विघटन का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का जो विधानसभा में विशेष बहुमत, अर्थात विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मेजोरिटी से पारित होना अनिवार्य है, और विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। अब भाई विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास हो जाता है, तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक जो विधान परिषद का गठन या विघटन है, इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब पूर्व में संबंधित जो राज्यों के सुझाव पर जो संसद की सहमति के पश्चात 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल वर्ष, और 1985 में आंध्र प्रदेश और वर्ष 1986 में तमिलनाडु राज्य की विधान परिषदों का विघटन कर दिया गया था। तो इसी प्रक्रिया के दौरान संविधान में जो आए परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो संविधान संशोधन है ये 368 के अंतर्गत होगा, तो जी नहीं, संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं होगा। अब इसमें से विधान परिषद की अगर हम संरचना की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे संरचना, तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 1/3 से अधिक नहीं होगी, और यह सदस्य 40 से कम नहीं होंगे। पहला ये है 171 कहता है अनुच्छेद, ठीक है। इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की ही तरह 6 वर्षों का होगा, और यहाँ पे कुल में से 1/3 जो मेंबर है प्रति 2 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है, और राज्यसभा का भी इसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जैसे होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं किया जाता है, राज्यसभा की ही तरह होता है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की बात करें तो जो संविधान का अनुच्छेद 171 है, इसमें विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में कुछ प्रावधान हैं कि जैसे इसमें से कहा गया है कि भाई जो 1/3 मेंबर होंगे ये राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और जो स्थानीय जो लोकल की संस्थाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। जो 1/3 दूसरे मेंबर हैं, 1/3 तो 1/3 ये सदस्यों जो विधानसभा है तो उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित होंगे। फिर 1/12 है, ये ऐसे सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री इनने प्राप्त कर ली हो, तो यानी ग्रेजुएट के माध्यम से। और 1/12 है, मतलब उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर रहे हों। इसके साथ साथ 1/6 मेंबर, अभी 1/6 है तो 1/6 मेंबर ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, और जो कि ये ध्यान रखना कि किस किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। देखो एक तो साहित्य, लिटरेचर, दूसरा है साइंस,
ठीक है, कला, आर्ट, साइंस, सहकारिता और इसमें से समाज सेवा, ये अलग है। राज्यसभा में 4 क्षेत्र हैं, समाज सेवा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सहकारिता अलग है इसमें, समाज सेवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सदस्यों के लिए कुछ जो योग्यताओं की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो 173 है, संविधान का अनुच्छेद 173, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के राज्य विधान परिषद में नामांकन के लिए कुछ अर्हताएं हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, पहली अर्हता ये है, योग्यता ये है। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति मानसिक तौर से दिवालिया और बीमार ना हो। वो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हो, मतलब मानसिक तौर से बीमार ना हो या दिवालिया ना हो, मतलब दिवालिया ना हो और मानसिक तौर से वो अनसाउंड माइंड ना हो। जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी भी होना चाहिए। अब द्विसदनीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था करी गई है। और इसके पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि भाई जो राज्यसभा है ये उच्च सदन के तौर पे है, लोकसभा की कार्यवाही जो है इन पर नियंत्रण रखता है और जल्दबाजी में जो किए गए निर्णय हैं तो इसको सुधारने के लिए एक अवसर भी देता है। इस प्रणाली के तहत राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के तौर में 2 सदनों की परिकल्पना प्रस्तुत करी गई है। और विधानमंडल की कार्य और शक्तियों की बात करें तो देखो, साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमत की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है यहाँ पे। और विधान परिषद किसी भी विधेयक को मैक्सिमम 4 माह तक ही रोक सकती है यहाँ पर विधानमंडल में। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वह विधान सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि विधान परिषद के प्रति। वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है और विधान परिषद वित्त विधेयक को न ही अस्वीकृत कर सकता है और न ही 14 दिनों तक से अधिक रोक सकता है। वहीं 14 दिनों के बाद विधेयक को विधान परिषद से स्वतः पारित मान लिया जाता है। और राज्यसभा के लिए जो राज्यों के द्वारा जो प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधान परिषद का कोई योगदान भी नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद का कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं है और विधानसभा को विधान परिषद के सुझावों का अध्यारोहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हैं। अभी राज्यसभा से विधान परिषद की अगर हम तुलना करते हैं तो देखो, देश का उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पे राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच ही किया जाता है। और राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, बल्कि जो विधान परिषद है इसमें से अलग अलग तरीकों से निर्वाचित होते हैं और इसमें नामित सदस्यों की जो संख्या है वो अधिक होती है। अब राज्यसभा के गठन का आधार समान है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है और मात्र 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ नामित होते हैं। तो ये आपने देखा भी विधान परिषद की उपयोगिता क्या है, कुछ तो उपयोगिता होगी। तो इस व्यवस्था के द्वारा उन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिल जाता है जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं चुना जा सका है। विधानमंडल का उच्च सदन जो है विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशता में अंकुश लगाने के लिए भी हेल्प करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों को का एक मंच प्रदान करता है जो कि सरकार की जो जन कल्याण पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से राज्य के विकास पे अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस जो है इसके सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक बेहतर माना जाता है। ये इसके विपक्ष में है, इसकी उपयोगिता इसके पक्ष में है, इसकी उपयोगिता है। विधान परिषद के विपक्ष की अगर बात करें तो भाई विधान परिषद राज्य की तुलना में ये काफी जो विधान परिषद राज्यसभा की तुलना में काफी ये कमतर होता है या प्रभावहीन होता है। अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा इसमें समय और अपव्यय का कारण माना जाता है कि भाई समय का लॉस है, पैसे का लॉस है। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि समाज के अलग अलग वर्ग जो हैं इसके सदस्यों के नाम पर राजनीतिक दल अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकार में लाने का प्रयास करता है। इससे सदन का पैसा बर्बाद होता है, टाइम भी। और राज्य सरकार में निरंकुश फैसले आदेशों के लिए न्यायालय और संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां चुनौती दी जा सकती है, तो सरकार की निरंकुशता पर भी लगाम लग। देखिए, एक और मुद्दा है कि सोशल मीडिया पोस्टिंग और एक मौलिक अधिकार। सोशल मीडिया पोस्टिंग
और मौलिक अधिकार। देखो भाई, मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स और सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000, अनुच्छेद 19 और भारतीय दंड संहिता, इसमें हम ये देखेंगे। देखो ये मुद्दा कब सामने आता है निकल के, अगर आप इस मुद्दे के बारे में बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सोशल मीडिया में पोस्ट करने को एक मौलिक अधिकार माना। ध्यान से सुनना, त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है, त्रिपुरा हाई कोर्ट है, इसने कहा कि भाई आप सोशल मीडिया में जो मुद्दा पोस्ट कर रहे हो वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो इससे संबंधित अब देखो, ये जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय ने यह आदेश में, मतलब एक आदेश में सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट के आधार पर गिरफ्तार किए गए शख्स की सुनवाई के दौरान ये कहा। और त्रिपुरा पुलिस ने युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन के लिए जो जारी किए गए फोन नंबर के खिलाफ एक लिखे पोस्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अब त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता को रिहा करने का आदेश देते हुए पुलिस को कहा कि इस तरह के मामले में किसी भी दूसरे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और उच्च न्यायालय के अगर निर्णय के मायने की बात करें तो भाई त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश जो थे, तो उन्होंने कहा कि अपने आदेश की टिप्पणी में कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सरकारी कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट्स के समान है ये। और यहाँ तक कहा उन्होंने, मतलब न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस को इस मामले को, जो ये मामला है तो इसको रद्द करने के लिए अब संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR जो होती है और भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 120B और 153A के तहत इसको हटाना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई इससे पहले 2015 में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक फैसला आया था, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया था। और सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 यानी जो IT एक्ट 2000 है, इसकी धारा 66A को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तो सोशल मीडिया में पोस्ट करना अब मौलिक अधिकार कैसे है? भाई इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन उपकरण बनके, संचार का एक सबसे बड़ा उपकरण बनके उभरा है। इसके माध्यम से व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, सूचना और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुपालन अनुच्छेद 19 और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 के यानी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही एक ही रूप माना है। और इस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पे सोशल मीडिया पोस्टिंग को भी एक मौलिक अधिकार के तौर पे इसको माना जा सकता है। तो ये एक मुद्दा उभर के आया था। दूसरा मुद्दा आचार समिति से संबंधित है। आचार समिति, देखो भाई आचार समिति ये जनवरी के ही माह में राज्यसभा के जो सभापति M वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि वह सदन की आचार समिति की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दे, ताकि समिति के कामकाज को और बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके। आचार समिति राज्यसभा के सदस्यों के आचरण संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करती है। और पिछले 4 वर्षों में इस समिति के समक्ष जो प्रस्तुत कुल शिकायतों में से 22 शिकायतों को केवल खारिज कर दिया गया, क्योंकि इन शिकायतों में जो शिकायत दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। और ध्यातव्य है कि राज्यसभा में जो आचार समिति स्थायी है, तो जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ एडहॉक समिति के तौर पे है। तो भारतीय लोकतंत्र में संसद में देश की जो जनता है तो उसमें सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थान है जो भारतीय संसद है। और भाई जनप्रतिनिधित्व का कर्तव्य भी है कि वे अपने आचरण में एक गरिमामयी व्यक्तित्व का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करें। किंतु राजनीति में प्रतिस्पर्धा, बेमनस्य को लेकर के भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ साथ संसद और विधानसभाओं में हमें जो सांसद विधायक हैं इनके द्वारा अनैतिक व्यवहार भी देखने को खूब मिला है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। और इस पर गहन विचार के बाद संसद में अन्य समितियों के साथ आचार समिति का भी गठन किया गया। तो भाई इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार समिति और राज्यसभा की क्या स्थिति है। देखो भाई, राज्यसभा की आचार समिति जो एथिक्स कमेटी है ये स्थायी यानी परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की श्रेणी में आती है। और 23-24 सितंबर 1992 को दिल्ली में आयोजित जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में
संसद और विधानसभाओं में आचार समितियों के गठन का सुझाव दिया गया। अब इसके बाद देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया, जबकि इसे 30 मई 1997 को स्थायी समिति का दर्जा दे दिया गया। और यही 1998 में पहली रिपोर्ट में समिति ने 14 सूत्री संहिता जो कोड है इसको प्रस्तुत किया। इसमें से संसद के प्रति सम्मान और विश्वसनीयता मतलब प्रदर्शित करने के लिए सदस्यों के आचरण का निर्धारित किया। राज्यसभा की जो प्रक्रिया है तो उसका कार्य संचालन को प्रभावी बनाने के लिए 2004 में आचार समिति के नियमों की रूपरेखा भी खींची, एक ब्लूप्रिंट बनाया। राज्यसभा की आचार समिति में 10 सदस्य होते हैं और इनका जो चुनाव है वो सभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की आचार समिति अब तक 10 रिपोर्ट सौंप चुकी है। आचार समिति के कार्य क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो भाई, राज्यसभा की जो प्रक्रिया है और कार्य संचालन जो नियम है उसके अंतर्गत नियम 286 से 290 तक समिति के गठन, सदस्य संख्या और संचालन से संबंधित नियमों और अनिवार्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति के द्वारा जो सदस्यों को नैतिक मानकों के से संबंधित जो प्रश्न है उसके संबंध में स्वयं ही ये अनुरोध करने का सुझाव और सलाह देने की व्यवस्था की गई है। साक्ष्य लेने या दस्तावेज मांगने का अधिकार नियम 291 के तहत समिति को किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने का आदेश या फिर साक्ष्य लेने का जो दस्तावेज मांगने का अधिकार है। यदि समिति द्वारा जो मांगा गया दस्तावेज प्रासंगिक नहीं है तो इस मुद्दे पर समिति के द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसके साथ ही किसी लक्ष्य को गुप्त रखने या न रखने का निर्णय समिति के विवेक पर निर्भर करता है। अब रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो नियम 293 के तहत सदस्यों के लिए अपनी राय के स्रोतों और किसी भी संस्था या संगठन के साथ इसके संबंध में जानकारी रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट में विस्तृत तौर से इसे दर्ज करना है। और इसमें से कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे कि जो पारिश्रमिक निर्देशन है, पारिश्रमिक गतिविधियां हैं, शेयरधारिता है, परामर्श दाता के तौर पे है, पेशेवर भागीदार है, ये सारी चीजें इसमें से। अब शिकायत का जो प्रावधान है नियम 295, इसमें कोई भी व्यक्ति समिति के किसी भी सदस्य में कथित और अनैतिक व्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त जो समिति है तो स्वप्रेरण यानी सो मोटो किसी भी मामले को भी उठा सकती है और कोई भी सदस्य किसी मामले को समिति के पास भेज सकता है। शिकायत की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी शिकायत समिति को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के तौर पे उसको लिखित दी जा सकती है। शिकायत में संयमित भाषा का प्रयोग और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बताने के साथ साथ आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी देना पड़ेगा। और जो समिति है शिकायतकर्ता के अनुरोध में उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। समिति केवल मीडिया की अप्रामाणिक रिपोर्ट पर आधारित जो शिकायत या न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर विचार नहीं करती है। और इसके अतिरिक्त नियम 296 के तहत समिति की जो जांच प्रक्रिया है इसकी रूपरेखा निर्धारित करी गई है। और इस नियम के अनुसार किसी भी सदस्य के द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में समिति मामले को संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के तौर पर लेकर इस पर कार्यवाही भी की जा सकती है। दंडात्मक कार्यवाही की बात करें तो समिति की जांच में किसी भी सदस्य के द्वारा अगर नैतिक दुर्व्यापार या फिर दुर्व्यवहार या फिर जो आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर जो नियम 297 के तहत दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। और इसके तहत जो निंदा है जैसे कि सेंसर और भर्त्सना है ये एक तय समय के लिए इसमें सदन से उसे निलंबित भी किया जा सकता है। समिति मामले को गंभीरता से देखते हुए उसको और भी अधिक दंड दे सकती है। ये सारी चीजें हैं। वहीं इसके अतिरिक्त जो नियम 298 से लेकर के 303 तक इसमें अधिकारों, आचार समिति और राज्यसभा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। विधानसभाओं में आचार समिति जो आचार समितियां हैं तो जैसे कि देश में कुछ राज्यों की विधानसभाओं में भी आचार समितियों का गठन किया गया है। भारतीय राज्यों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो राज्य में आचार समिति बनी है। बिहार राज्य की विधान परिषदों में 20 अगस्त 2020 को आचार समिति का गठन किया गया है। इसमें से 19 दिसंबर 2014 को विधान परिषद में अपना पहला प्रतिवेदन रखा था इसने और सदन के अध्ययन रद्द के लिए इसमें से कुछ शिष्टमंडल भी गठित किए गए थे। तो ये सारी चीजें रही हैं। लोकसभा में आचार समिति की बात करें तो भाई लोकसभा की जो आचार समिति है ये तदर्थ एडहॉक समिति है और लोकसभा में पहली बार आचार समिति का गठन 16 मई 2000 को हुआ था। इसमें से 15 सदस्य होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल जिनका कार्यकाल 1 साल का होता है। और समिति के सदस्यों का जो चुनाव है लोकसभा के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, उनके द्वारा किया जाता है। और ये समिति आचार संहिता के निर्माण के साथ जो सदस्यों के नैतिक और सदाचार संबंधी व्यवहार की निगरानी और इस संबंध में
की गई इसके तहत शिकायत की जांच करती है। लोकसभा में रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट की व्यवस्था नहीं होती है। सदस्यों को अपनी एसेट्स, परिसंपत्ति या देनदारी जो लाइबिलिटीज का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। ये सारी चीजें रही हैं। वहीं संसदीय आचार समिति की जो दंडात्मक कार्यवाही के उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो वर्ष 1951 में लोकसभा में SC मुगदल का निष्कासन, और वहीं वर्ष 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा से निष्कासन, जो कि मर्यादित मतलब आचरण के आधार पे उन्हें फायर कर दिया गया था। नवंबर 1977 में इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासन, और दिसंबर 2005 में रुपए लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों का निष्कासन भी हुआ था। वर्ष 2016 में राज्यसभा में विजय माल्या का निष्कासन। तो ये सारी चीजें, ये निष्कासन भी हुआ था। तो एक ये मैटर निकल के आता है। एक राजनीति का अपराधीकरण का एक बड़ा मुद्दा है, राजनीति का अपराधीकरण। देखो भाई, राजनीति के अपराधीकरण की बात करें तो चुनावी सुधारों पर होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक मुद्दा बन रहता है। राजनीति का अपराधीकरण अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है और हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया। हाल ही में जो है जारी आंकड़ों के अनुसार जो संसद के 46% करीब 46% जो सदस्य हैं आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अधिकतर सांसदों पर मानहानि जैसे जो आक्षेपाकृत मतलब छोटे अपराधों के मामले दर्ज हैं, ऐसा नहीं है। असल चिंता का विषय सबसे बड़ा क्या है कि मौजूदा लोकसभा जो है तो उसमें सदस्यों में जो सर्वाधिक 29% सदस्यों पर गंभीर मामले यानी आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जबकि पिछली बारी जो लोकसभा था इसका आंकड़ा तुलनात्मक तौर से कम था। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह का पक्ष भी रहा है, और इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए भी हैं, किंतु इस संदर्भ में जो किए गए सभी नीतिगत जो ये प्रयास हैं, समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं और ये विफल भी रहे हैं। अब देखो, राजनीति का अपराधीकरण और भारत की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ ये है कि राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे जो लोग हैं, अपराधियों की बढ़ती जो भागीदारी है, समान अर्थों में अगर कहें तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो राजनेता और प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाते हैं। अब वर्ष 1993 में एक बोहरा समिति आती है और इसने अपनी रिपोर्ट 2000 में सौंपती है, और 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की पुष्टि करी गई, और भारतीय राजनीति में गंभीर जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि भाई राजनीतिक जो दलों के मध्य इस बात को लेकर के खूब प्रतिस्पर्धा है, किस दल ने कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि से उतारे हैं, क्योंकि उनके चुनाव में जीतने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, दबा के धमका के गरिया के लोग जीत जाते हैं। अब पिछले लोकसभा चुनाव के जो आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो ये स्थिति थी कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा। जैसे कि 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी, जो कि 2009 में 162 और 2014 में 185 और 2019 में 233 है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जहां 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई है। और इस प्रकार 2009 और 2019 के बीच जो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में 109% की बढ़ोतरी खूब दबा के देखने को मिली है। अब गंभीर आपराधिक मामलों में जैसे कि क्या क्या शामिल हैं, जैसे हत्या हो गया, हत्या का प्रयास हो गया, अपहरण हो गया, महिला के विरुद्ध अपराध हो गया या बलात्कार हो गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब राजनीति के अपराधीकरण के अगर हम कारण की बात करें तो भाई अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में हेल्प करता है, क्योंकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर भी डिपेंड करती है, और इसलिए उम्मीदवार आपराधिक जो आरोप हैं इनकी स्थिति में चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली जो फंडिंग है इस पर भी निर्भर होती है, और इसके चलते आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होता है। इसलिए
इसलिए वे दल के चुनावी अभियान से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उसमें राजनीतिक प्रवेश करने और जीतने की संभावना भी खूब बढ़ जाती है। भारत के राजनीतिक दलों में काफी हद तक यह अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव देखा गया है और उम्मीदवारी में आप देखोगे तो उम्मीदवारी पर निर्णय जो है मुख्यतः दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उसी के द्वारा लिया जाता है, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर दल के स्थानीय जो हैं कार्यकर्ताओं और संगठन के द्वारा जांच से बच जाते हैं। और आपराधिक जो है आप देखोगे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी में राजनीतिक अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामलों के निपटाने में 15 वर्ष से ज्यादा टाइम लग रहा है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम जो निर्वाचन प्रणाली में सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक जो वोट प्राप्त कर लेता है वही विजयी हो जाता है। तो चाहे विजयी उम्मीदवार को कितना भी कम वोट क्यों ना मिला हो, कितना वो मतलब वो क्यों ना परास्त हुआ हो, लेकिन इस प्रकार की प्रणाली में अपराधियों के लिए भी अपने धन और बाहुबल यानी मनी पावर और मसल्स पावर अधिक से अधिक खर्च करके और इलेक्शन जीत लेते हैं। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में जो कुछ खामियां भी रही हैं, राजनीतिक अपराधीकरण इसका प्रमुख कारण रहा है। जैसे चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित जो मामले और सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान किया और ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य जो सांठगांठ को तोड़ने की एक दिशा में एक सफल भी नहीं हो पाए। अब देखो भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर योगदान रहा है। अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर के बिना जांच किए वोट दे देता है और इसके अलावा जो भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने अपराधीकरण की समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अक्सर आप देखोगे कि राजनीतिक दल अपने जो निहित स्वार्थ में अपराधीकरण की जांच से भी कतराते रहते हैं, वो जांच नहीं करवाते हैं। अब राजनीति के अपराधीकरण के अगर प्रभाव की बात करें तो देश की जो राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया है इसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं उनकी उपस्थिति को लोकतंत्र की गुणवत्ता पर लगातार नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का खूब प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीति के कारण राजनीति के अपराधीकरण का जो देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले जो अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित जो और संस्थान हैं उनको प्रभावित करते हैं। राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा संस्कृति को, जो हिंसा की संस्कृति है, इसको भी प्रोत्साहित करता है। भावी जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो और ये हमारा जो आप देखोगे कि हमारी इमेज को लेकर के जो विश्व पटल में एक नेगेटिव तस्वीर बनती है। अब सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ क्या भूमिका है? देखो भाई, वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद में ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल और नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक और वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। वहीं वर्ष 2002 में रमेश दलाल वर्सेस भारत संघ वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई एक संसद जो है, एक संसद सदस्य यानी सांसद और राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है विधायक, इसको दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम जो कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ वर्ष 2013 में लिली थॉमस का एक केस आता है और इसमें न्यायालय ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 4 के अंतर्गत ये असंवैधानिक है, जो कि दोषी ठहराए गए सांसद और विधायकों को तब तक पद में बने रहने की अनुमति देता है जब तक कि ऐसी सजा के विरुद्ध की गई जो अपील है उसका निपटारा नहीं हो जाता है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं से दबाव डालते हैं, खूब दबाव डाल के और ये चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग तक ले जाते हैं। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक्चुअल में है क्या भाई? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 जो है दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से भी रोकती है, लेकिन ऐसा नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन पर जो लगा आरोप है कितना गंभीर है। अब इस अधिनियम की धारा 8 क्लॉज 1 और धारा 8 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई जो विधायिका या सदस्य जैसे सांसद या फिर विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा या ऐसे कोई मान लो इन चीज़ों का अधिनियम के अंतर्गत जो उल्लंघन करता है, धर्म, भाषा, क्षेत्र या क्षेत्र के आधार पर या शत्रुता पैदा करता है, भारतीय संविधान का अपमान करता है, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है
इन सारी अगर अपराध करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष के लिए, जो 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर किसी भी विधायिका सदस्य को 2 या 2 से अधिक कारावास की अगर सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी माना जाएगा। अब 2013 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिए जो नोटा है, अब नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा और इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए विश्व का 14वां देश भी बन गया। लेकिन इसका भारत की राजनीति में जो इसका देखो, नोटा का एक्चुअल में जो उपयोग है ये वैसे देशों में हो सकता है जहां ज़्यादा से ज़्यादा आबादी लिटरेट है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो कि लिटरेसी रेट भी बहुत पुअर है और अगर लिटरेसी रेट है भी जितना तो उसमें भी लिटरेसी का हमारे यहाँ पैमाना ही थोड़ा सा, मतलब कि आप भाषा को पढ़ लें, समझ लें, यही आप लिटरेट हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि जो नोटा आने के बावजूद भी इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल न करने की सिफारिश की जिसके विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं। और वही वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया। और विशेष न्यायालय जो है एक ऐसी अदालत होगी जो कि कानून के किसी भी विशेष क्षेत्र से संबंधित होगी। तो ये मामला रहा है, ये आपको पीटी में तो नहीं लेकिन मेंस में आपको बहुत ही काम आएगा। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन, जो सेकंड पेपर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिटी और गवर्नेंस से, और मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में जो सदन का अध्यक्ष की अगर हम बात करें, एक तीसरा हमारा मुद्दा आ जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में सदन का अध्यक्ष, कुछ मुद्दे ना हर 6 माह में ये चर्चा में रहते ही रहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता से संबंधित जो केसिम मेघचंद्र वर्सेस जो मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष पर एक चर्चा करते हुए सिफारिश की कि सदन के अध्यक्ष के किसी एक राजनीतिक दल से विशेष संबंध को देखते हुए संसद को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन जैसे करना चाहिए। ब्रिटेन में क्या है कि जिसको वहाँ का मतलब जो लोअर हाउस है अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर वो स्वतंत्र होकर कार्य करता है, उसकी अध्यक्षता उस जो जिस दल से आया है अल्टीमेट ये मान ली जाती है कि अब वो अध्यक्ष नहीं है, तो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट अब वो करता, मतलब उसका सदस्य नहीं तो इक्वल ट्रीटमेंट करता है। यहाँ क्या है कि भाई जो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी प्रभावित होता है। तो मणिपुर जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा प्रॉपर, इस बात को लेकर के उसने ये बात कही, ठीक है, एक ये भी देखा। अब देखो, उसने संसद को इस बात का पुनर्विचार करना चाहिए कि लोकसभा या विधानसभा या अध्यक्ष को एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के तौर पे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने वाले जो याचिकाकर्ताओं पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं, ये इसमें से भी बहस होनी चाहिए। और कई ऐसे अवसर हैं जिन पे पक्षपात के आरोप में लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका पे प्रश्न उठता रहा है और किसी भी जो विशिष्ट राजनीतिक दल से संबंधित होने की वजह से लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष सदैव ही हमेशा ये संदेह के घेरे में होते हैं। और अध्यक्ष के पद से संबंधित जो कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे पद को लेकर के बड़े बदलाव भी किए जाएं ताकि लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पे अध्यक्ष की जो अध्यक्ष पद की जो गरिमा है उसको भी बनाया रखा जा सके, ये सारी चीजें हैं। वहीं भारतीय संसदीय प्रणाली में जो अध्यक्ष है, तो देखो, संसद के प्रत्येक सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है और राज्यसभा में इसको सभापति और लोकसभा में इसको अध्यक्ष कहते हैं। पीठासीन, पीठ का ये मतलब जो चीफ है, हेड है, ठीक है, और राज्यसभा में इसी को जो सभापति और लोकसभा में ये अध्यक्ष कहलाता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल में भी प्रत्येक जो सदन होता है तो उसका भी एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसको अध्यक्ष और विधान परिषद में भी इसको सभापति कहते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भाई, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है।
क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अब सदन का अध्यक्ष जो है सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया है, उनकी शक्तियों और अधिकारों का अभिभावक माना जाता है। जो सदन का अध्यक्ष है तो अपने प्रतिनिधियों का मुखिया और उनकी जो शक्ति है, विशेषाधिकार, उनका अभिभावक है। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें से सदन के अध्यक्षों में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के राज्य और राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। जैसे एक केस मैं आपको बता दूं, 1988 का तमिलनाडु विधानसभा में उसके अध्यक्ष पीएच पांडियन थे। तो उन्हें अपनी ही पार्टी अन्ना द्रमुक AIDMK से आते थे, तो 6 वरिष्ठ मंत्रियों को इन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। ठीक है। अब एक और मुद्दा, जैसे कि इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 178 ये विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष यानी जो 94 है तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो पद रिक्त हो जाते हैं और पद त्याग देने पर या हटाए जाने पर उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और वहीं संविधान का अनुच्छेद 179 तो ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए सेम चीज है। वहीं अनुच्छेद 95 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैं आपको इसे अब कोर पॉलिटी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोर पॉलिटी होता तो इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाता। तो अनुच्छेद 95 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और उनके दायित्वों का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष किसी भी अन्य व्यक्तियों की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और वहीं 180 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कार्य करने और उसके दायित्वों को निर्वाह करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी भी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 96 लोकसभा से संबंधित और अनुच्छेद 181 विधानसभा से संबंधित ये यदि सदन के अध्यक्ष के पद को हटाने से संबंधित कोई विचार मतलब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। अब संविधान के अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष है इसके वेतन और भत्तों का प्रावधान है। तो ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। अब अध्यक्ष की भूमिका की बात करें तो भाई सदन का अध्यक्ष सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है, सदन में सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों में सहित सभी संसदीय मामलों के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी भी होता है, जिसे सामान्यतः न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इस प्रकार जो अध्यक्ष है वो सदन में मध्यस्थ के तौर पे कार्य करता है। हालांकि एक मामला कल के भी मैंने अपनी क्लास में बताया था, जो होलोहन वर्सेज जाचिल्लू मामला था 1993 में। तो सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि भाई 10वीं अनुसूची के तहत जो सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सदन के अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये इसमें कहा गया था, ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अब भाई जो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने और विनियमित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, व्यवस्था और शिष्टाचार बनाने का कार्य करता है। अध्यक्ष को बहस के लिए जो अवधि आवंटित करने और सदन के सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार है। साथ ही साथ वह विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को भी रद्द कर सकता है। सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों को भी अंतिम व्याख्याकार ही होता है। तो ये सारे अध्यक्ष की पार्ट्स हैं। वहीं पक्षपात के आरोप इस पे लगते रहे हैं, जैसे कि अध्यक्ष जो है पद के साथ ये निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिए एक बहुत अनिवार्य और जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर अध्यक्ष पद जो है राजनीतिक दल का एजेंट होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। अब वर्ष 2006 के जो जगजीत सिंह वर्सेज हरियाणा वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया था। और वही किहोतो होलोहन मामला जो 1993 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि भाई सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका चुनाव और कार्यकाल सदन के बहुमत या विशेष तौर से सत्ता पक्ष पर भी निर्भर करता है। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और जो कार्यकाल संबंधी कुछ संरचनाएं हैं, समस्याएं हैं, जिनका तत्काल निवारण किया जाना जरूरी है।
ठीक है। अब जैसे कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि वैश्विक स्तर पर जो प्रयोग होने वाली जो प्रथाएं हैं, तो अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ब्रिटेन में जो सदन का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक मतलब निर्दलीय सदस्य होता है। ब्रिटेन में ये परंपरा है कि अध्यक्ष को अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होगा, जैसे वो अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा, और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। इसके अलावा वह एक बार निर्वाचित होने पर सेवानिवृत्ति तक पद पर बना रहेगा, और भले ही सदन में उसके दल का बहुमत रहे या ना रहे। न्यायालय ने हालिया एक केस आया था, यानी केसिम मेघचंद्र वर्सेस मणिपुर, तो यही जो मैंने स्टार्टिंग इसी से शुरू करी थी, तो इसी मामले को लेकर के जो स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया और कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत जो अयोग्यता से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्षों का स्थान उसे लेना, जो मतलब एक न्याय या फिर एक न्यायाधिकरण होगा, तो उसको ये मामला सौंपा जाए। और इस स्वतंत्र न्यायाधिकरण का जो नेतृत्व है वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाए। निष्पक्षता और स्वायत्तता किसी भी मजबूत संस्थान की पहचान होते हैं, और आवश्यक देखो ये है कि सदन के अध्यक्ष पद की निष्पक्षता और जो स्वायत्तता है इसको बरकरार रखा जाए। ये सारी चीज रही है, ठीक है। तो आज इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।